हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 45 क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी के सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको दिया गया है कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो वाच्य जो है हिंदी में कितने तरह के होते हैं? वाच्य जो है 3 तरह के होते हैं। एक आपका हो जाता है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, और दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार आती है, और तीसरा हो जाता है भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है, क्रिया जो है भाव के अनुसार आती है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं कर्तवाच्य की, तो इसमें जो है अकर्मक अकर्मक क्रिया भी आ सकती है और सकर्मक, दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। और कर्मवाच्य में जो है केवल सकर्मक क्रिया, केवल सकर्मक क्रिया आती है कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में केवल अकर्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में पूछा गया है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हरिगीतिका छंद की बात करते हैं। हरिगीतिका छंद ये जो है सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, और इसमें जो है 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा पर और 12वीं मात्रा पर। 16वीं और 12वीं मात्रा पर क्या होता है? यति होता है। यति मतलब विराम, जहाँ पे रुकना पड़ता है, छंद पढ़ते समय जहाँ पे रुकना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। तो 16 और 12 मात्रा पर क्या होता है? यति होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्रा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो मोहन एक शालीन लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है लड़का। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। तो शालीन क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यहाँ पे चारों भेद दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा विशेषण है। पहला दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में जो है वह विशेषण आते हैं जो परिमाण का बोध कराते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। और इसमें जो है 2 तरह के होंगे, एक निश्चित परिमाणवाचक जो निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे, जैसे कि 2 लीटर दूध, 3 किलो सेब, ये सब। और एक अनिश्चित, तो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराएंगे, अनिश्चित वाले, जैसे कि बहुत सारा सेब या बहुत सारा दूध, ये सब। संख्यावाचक, तो इसमें संख्या का बोध कराते हैं। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक जो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, जैसे कि 3 आदमी, 4 गायें, ये सब। और अनिश्चित संख्यावाचक, तो ये जो है निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएंगे, जैसे कि कुछ आदमी या कुछ गायें। और गुणवाचक, तो ये गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उनको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो मोहन एक शालीन लड़का है, लड़के का बोध करा रहा है शालीन, जो कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि परिमाणवाचक तो हो नहीं सकता, मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, ना संख्या का। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम होते हैं, किसी संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाएगा जो कि उसकी विशेषता बतलाएगा, तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह लड़का बहुत शरारती है, तो यह लड़का, या यह लड़का मेरा भाई है, तो यह जो आ गया ये लड़के की विशेषता बतला रहा है, ये लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो आपको ये चेक करना है परिमाणवाचक है या नहीं, संख्यावाचक है या नहीं, सर्वनाम है या नहीं, और इसके अलावा जो भी बचा वो सब चला जाएगा गुणवाचक में। ठीक है, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दिया गया है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, विदुषी या विद्वती या विद्यामती या विद्यावती। तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, विदुषी। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का बताइए क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट, सम्राट का क्या होगा? और सेठ। तो महान का क्या हो जाएगा? महान का स्त्रीलिंग होता है महती।
हाथी का क्या होगा? हथिनी। सम्राट का क्या होगा? सम्राज्ञी। सम्राज्ञी। और सेठ का क्या हो जाएगा? सेठ का हो जाएगा सेठानी। इसी तरह जेठ का हो जाता है जेठानी। तो यहाँ पे विदुषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या होगा? तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश प्राकृत पाली या हिंदी, तो ये नहीं होगा। हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश, ये भी नहीं होगा। प्राकृत हिंदी अपभ्रंश पाली, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पाली है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पे जो है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज शब्द आपको बताना है। दिया गया है निवास, तो निवास ये जो है हिंदी भाषा का शब्द है। महल, तो महल इसका राइट आंसर होगा। महल जो है अरबी भाषा का शब्द है। और बाकी प्रासाद मतलब भी महल होता है। प्रासाद जो है ये हिंदी या संस्कृत का कह सकते हैं। और घर जो है ये घर क्या हो जाएगा? तद्भव, हिंदी भाषा का तद्भव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है महल इसका राइट आंसर होगा, ये अरबी भाषा का शब्द है। और इसके अलावा अरबी भाषा के शब्द आप याद रख सकते हैं, अजब, अजीब, अजीब, और इंसान, और इसके अलावा अदालत, अदालत, आशिक, और इसके अलावा इजाज़त, इजाज़त पढ़ेंगे इसको। और इसके अलावा औकात, औकात हो जाएगा। कफन, कफन हो जाएगा। और इसके अलावा दौलत, दौलत, कमर, हुलिया, कमर, हुलिया, अक्ल, और लिफाफा, लिफाफा हो जाएगा, लिफाफा। और इसके अलावा मुसीबत, मुसीबत, और आदमी, औरत, ये सब, इलाज। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि अरबी भाषा के हैं। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से अर्धसम्मृत स्वर कौन सा है? तो अर्धसम्मृत स्वर आपको बताना है। तो दोस्तों मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, या हम कह सकते हैं मुख विवर के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर या मुख विवर के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा सम्मृत। सम्मृत में जो है क्या होता है? सम्मृत में मुख लगभग बंद होता है, मुख लगभग बंद। तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? तो इसमें जो है दोनों ऊ आ जाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और दोनों ई आ जाते हैं। और इसके बाद जो है आ जाएगा अर्धसम्मृत। अर्धसम्मृत में कौन आएंगे? तो सम्मृत की अपेक्षा थोड़ा खुला रहेगा, सम्मृत से थोड़ा खुला। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? तो इसमें जो है ओ और ए, ओ और ए। और इसके बाद आ जाएगा विव्रत। विव्रत स्वर में जो है मुख सर्वाधिक खुला, मुख सर्वाधिक खुला होता है, सबसे ज़्यादा मुख खुला होता है विव्रत स्वर में। तो इसमें जो है केवल एक ही आ जाएगा, आ, बड़ा आ जो है इसमें आ जाता है विव्रत में। इसमें जो है आ आप बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मुख खोलना पड़ेगा। और फिर आ जाएगा अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। तो इसमें जो है मुख विव्रत से थोड़ा कम खुला होता है, विव्रत से थोड़ा कम खुला। तो इसमें जो है जो बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें छोटा आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अ हो जाएगा, और एक जो है आगत स्वर अ, ये जो है आ जाएगा अर्धविव्रत में। तो यहाँ पे आपको बताना है अर्धसम्मृत कौन सा है। अर्धसम्मृत कौन सा हो जाएगा? ओ दिए गए हैं, तो ओ आपका हो जाएगा अर्धसम्मृत में। इसको बोलने में थोड़ा सा मुंह खुलता है, सम्मृत में लगभग बंद रहता है। छोटा ओ और बड़ा ओ आप बोल करके देखिए, या ई और ई, तो इसमें मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद सही रहता है। और अर्धसम्मृत में थोड़ा सा खुला रहता है। तो ओ आप बोल करके देखिए, थोड़ा सा मुंह आपको खोलना पड़ता है। तो ओ यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी ई जो है ये सम्मृत में हो जाएगा,
और अ जो है किस में आ जाएगा, अर्ध विवृत में, ये अर्ध विवृत में हो जाएगा और आ भी अर्ध विवृत में हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो दोस्तों सामान्य वर्तमान काल का आपको बताना है कौन सा वाक्य हो जाएगा। वर्तमान काल जो है इसकी बात करते हैं तो इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से, तो एक तो हो जाता है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, और एक हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, लास्ट में ता है, ती है, ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा, वो कोलकाता जाता है, ये जो है सामान्य वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा, जहाँ पे ता है, ती है, ये सब आएंगे। और अपूर्ण वर्तमान में जो है रहा है, रही है, ये सब आते हैं। और उसके बाद जो है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान में कार्य पूरा हो चुका होता है अभी अभी, वहाँ पे होता है पूर्ण वर्तमान। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, जैसे कि मैंने भोजन कर लिया है, ये जो है पूर्ण वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। और पढ़ रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान का हो जाएगा। और सीता बाजार जाती होगी, ये जो है किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संदिग्ध का, ये संदिग्ध का हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो जहाँ पे जाती होगी या रहा होगा वो पढ़ रहा होगा। वर्तमान में जो है जहाँ पे संदेह हो, यानी कि 100% आप वहाँ पे निश्चित नहीं होते हैं कि ये काम हो ही रहा होगा। तो सीता बाजार जाती होगी, यहाँ पे जाती होगी या जा रही होगी होता तब भी संदिग्ध वर्तमान में आता, क्योंकि यहाँ पे एकदम पक्का नहीं है कि वो जा रही होगी। और इसके बाद संभाव्य, तो संभाव्य में शायद या संभवतः ये सब लगा हुआ मिल जाता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं संभाव्य वर्तमान। तो इसमें जैसे कि संभवतः वो लौटा हो, शायद वो खाना खा रहा हो, ठीक है, तो ये जो है संभाव्य में आ जाते हैं इस तरह के वाक्य। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वो कोलकाता जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दिए गए हिम किरीटनी किसकी रचना है। तो हिम किरीटनी किसकी रचना है बताना है, माखनलाल चतुर्वेदी की, या हरिऔध, या बालकृष्ण शर्मा नवीन, या सोहनलाल द्विवेदी। तो हिम किरीटनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। और इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो है याद रख सकते हैं, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, और इसके अलावा जो है युगचारण, युगचारण, और समर्पण, समर्पण, और इसके अलावा जो है मरण ज्वार, मरण ज्वार। तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब दिया गया है उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, तो ये नहीं होगा। थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना, तो मतलब थोड़ा सा सहारा मिला नहीं कि और अधिक जो है पाने की कोशिश करना, उसको क्या बोलते हैं, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो राजीव, नलिन, उत्पल, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। रसाल, ये जो है आम का पर्यायवाची होता है, तो यही इसका राइट आंसर है रसाल। और इसके अलावा जो है कमल के पर्यायवाची आप याद रख सकते हैं, कुवलय, कुवलय, और इंदिवर, इंदिवर होता है कमल का पर्यायवाची। सरसिज, सरसिज, और इसके अलावा जो है तामरस, तामरस, और कोकनद, कोकनद, और अब्ज, अब्ज, इसके अलावा पुंडरीक, पुंडरीक। तो ये जो है कुछ हो जाते हैं कमल के पर्यायवाची। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है हर रोज में कौन सा समास है। तो हर रोज में अव्ययी भाव है, या तत्पुरुष, या द्वंद्व, या बहुब्री। तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पहला पद ज़्यादातर उपसर्ग मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हर, हर रोज में हर जो है उपसर्ग है। और इसी तरह से अन्य उपसर्ग मिल सकते हैं, जैसे कि प्रति मिल सकता है, जैसे कि प्रतिदिन, यथा, यथाशक्ति। तो यथा, या बे, या बा, या भर, या पर, या जो है आ,
या अनु या नी और बहुत सारे हैं। तो इस तरह के जो है उपसर्ग अगर आपको मिल जाएंगे पहले तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि बाकायदा, बाकायदा हो गया, या प्रतिदिन हो गया, या जो है आजन्म हो गया, आजन्म हो गया, और उसके अलावा परोक्ष हो गया, परोक्ष, यहाँ पे पर जो है उपसर्ग आ गया, और इसके अलावा जो है भरपेट, और इसके अलावा जहाँ पे शब्द रिपीट होते हो जैसे कि हाथों हाथ, हाथों हाथ, या जो है रातों रात, रातों रात, या जो है लाल लाल या पीला पीला, इस तरह के शब्द जो होते हैं तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अव्ययी भाव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। एक जो है कर्तवाच्य, तो कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। जैसे कि यहाँ पे होता राजन किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है ये क्रिया आती किसके अनुसार? राजन के अनुसार। अगर यहाँ पे कर्ता बदल देते, मान लीजिए सीता कर देते, स्त्रीलिंग कर देते, तो सीता पुस्तक पढ़ती है या सीता किताब पढ़ती है, तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार आएगा तो वहाँ पे कर्तवाच्य होगा। लेकिन यहाँ पे राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किताब है स्त्रीलिंग शब्द और इसके अनुसार यहाँ पे क्रिया आई है। अब यहाँ पे राजन हो या सीता हो या हम हो या तुम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पढ़ी जाती ही आएगा। ठीक है, क्योंकि किताब के लिए पढ़ी जाती है आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए ग्रंथ होता तो राजन द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, क्योंकि ग्रंथ जो है पुल्लिंग है। तो कर्म के अनुसार अगर क्रिया आएगी तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जैसे कि इसमें जो है ज़्यादातर असमर्थता या समर्थता प्रकट की जाती है। जैसे कि राजन द्वारा पढ़ा नहीं जाता, राजन द्वारा पढ़ा नहीं जाता, या राजन द्वारा पढ़ा जाता, तो यहाँ पे जो है भाववाच्य हो जाएगा। अगर इस तरह होगा राजन द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, तो फिलहाल यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दिए गए हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो हम जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक है या निश्चयवाचक या संबंधवाचक या पुरुषवाचक? तो सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं। एक जो है उत्तम पुरुषवाचक, और एक जो है मध्यम पुरुषवाचक, और एक जो है अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में जो बात करता है, यानी कि मैं और हम, या इससे बने हुए सर्वनाम, और मध्यम पुरुषवाचक में जो है जो बात सुनता है, श्रोता, तो इसमें जो है तुम या तुम या आप, तू या तुम या आप, ये सब आते हैं मध्यम पुरुषवाचक में। और अन्य, तो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब आ जाते हैं अन्य में। इसमें जो है वह या वो या ये या ये सब आ जाते हैं। तो पुरुषवाचक हो गया। और इसके अलावा जो है कौन कौन से भेद हो जाएंगे? तो पुरुषवाचक के बाद जो है आ जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो निश्चित कर देते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि यह मेरी किताब है, तो इसमें ये है या वो मेरा भाई है, तो ये सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। और फिर जो है इसके अलावा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में इसमें जो है निश्चित नहीं होता है, जैसे कोई या कुछ, कोई या कुछ, तो ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित चीज़ का बोध नहीं कराते हैं तो वो आ जाते हैं अनिश्चयवाचक में, जैसे कोई या कुछ। और इसके अलावा जो है निजवाचक सर्वनाम, इसमें जो है मैं या स्वयं या खुद, ये सब आ जाते हैं। संबंधवाचक में तो इसमें जो है जैसा या वैसा, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, या जो सो, ये सब जो सर्वनाम है ये सब आ जाते हैं संबंधवाचक में, जो कि संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं 2 वाक्यों के बीच में। और 5 हो गए, और कौन सा बचा? तो एक बच जाएगा आपका प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कि क्या या कौन या कहाँ, तो किसी संज्ञा के स्थान पर अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो वो जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम जो है किस में आएगा? हम आ जाता है पुरुषवाचक में और उत्तम पुरुषवाचक में।
ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ठीक है, अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय के संपादक कौन थे? गुलाब राय या मदन मोहन मालवीय या माखनलाल चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा? तो अभ्युदय के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बताइए, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा ये भी पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसके अलावा जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण के जो है प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र। और इसके अलावा सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है हंस पत्रिका याद रखेंगे, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के हो जाएंगे पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो फिलहाल यहाँ पे अभ्युदय के जो है कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, देखा है उत्तेजित का विलोम होगा, उत्तेजित का विलोम आपको बताना है। सौम्य का जो है विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य क्या होता है? उग्र। अधर, तो अधर मतलब होता है नीचे, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अधर का हो जाएगा ऊर्ध्व, यानी ऊपर की ओर। शीतल का क्या हो जाएगा? तो शीतल का जो है क्या हो जाएगा? उष्ण। शीतल मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, यानी कि उत्तेजित का क्या हो जाएगा? श्रमिक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दिया गया है कन्नौजी, बघेली, ब्रज और बुंदेली। तो यहाँ पे कन्नौजी और ब्रज और बुंदेली ये सभी जो है तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। और इसके अलावा पश्चिमी हिंदी की बोलियों में आप याद रख सकते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी। और बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी बोलते हैं, हरियाणवी। तो ये जो है सभी क्या हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हो जाएंगी। बघेली जो है आपकी ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ये पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। तो पूर्वी हिंदी की बघेली हो गई, और इसके अलावा जो है अवधी और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बघेली, ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? देखिए अली, अली होता है भौरे का पर्यायवाची, भौरा का। अलग की बात करते हैं, अलग होता है बाल का पर्यायवाची। और अनिल जो है ये हो जाएगा वायु का पर्यायवाची, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अनल दिया है, अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि। तो यहाँ पे अनिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा वायु की पर्यायवाची आप याद रखेंगे पवन होता है, और समीर, समीर हो जाएगा, वात हो जाएगा, मारुत, मारुत हो जाएगा, और प्रभंजन। तो ये जो है कुछ हो जाएंगे वायु के पर्यायवाची। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, देखा है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या बेभाव? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ी, दीर्घ है भुजाएं जिसकी, बाहु मतलब भुजाएं, दीर्घ है भुजाएं जिसकी। और दीर्घ बाहु कहते किसको है? तो विष्णु जी को कहते हैं। तो दीर्घ है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। तो यहाँ पे जो है कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या होता है? इसमें जो है दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक अलग पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दीर्घ और बाहु, इसमें से दीर्घ की भी प्रधानता नहीं है, बाहु की भी प्रधानता नहीं है, बल्कि एक अलग पद विष्णु की प्रधानता है। तो जहाँ पे सामासिक पद एक अन्य अर्थ की ओर संकेत करेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, देखा है निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? दिया गया है गिरिजा। गिरिजा जो है किसका पर्यायवाची होता है? पार्वती का।
और अर्कजा, अर्कजा होता है यमुना का। निम्नगा, ये निम्नगा होता है नदी का पर्यायवाची। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंग जो है हो जाएगा नौका का पर्यायवाची। पतंग जो है कई चीज़ों का पर्यायवाची होता है, सूर्य का भी होता है। तो यहाँ पे जो है पतंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है नौका के पर्यायवाची आप याद रखेंगे, नौका का जो है तरणी याद रखेंगे, तरणी। और इसके अलावा तरी, वन वाहन, वन वाहन और डोंगी। तो ये सब जो है नौका यानी नाव के पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये यहाँ पे बताना है किस तरह का सर्वनाम है। तो सर्वनाम के मैंने आपको 6 भेद बताए थे। तो इसमें जो है पुरुषवाचक हो जाता है, पुरुषवाचक, और निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो जाएगा, निजवाचक, और एक जो है प्रश्नवाचक। तो ये 6 भेद होते हैं। ये यहाँ पे एक ऐसा सर्वनाम है, तो यह मेरी किताब है, ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, यह मेरी किताब है। तो यह जो है निश्चित कर रहा है कि यह मेरी किताब है, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। दिया गया है जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तो ये नहीं होगा। तेजी से काम करने से वो जल्दी निपट जाता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, ये भी नहीं होगा। घोड़ों का घर कितनी दूर, तो इसके लिए हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता क्या होती है, सरल होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखा है चंद्रगुप्त किसका नाटक है, धर्मवीर भारती या जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण लाल या भारतेंदु। तो चंद्रगुप्त ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का एक और जो है प्रसिद्ध नाटक है दो स्वामिनी, ये भी जो है नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप याद रख सकते हैं, झरना और आंसू, आंसू और लहर और कामायनी, ये जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। अल्प प्राण की बात करते हैं और इधर जो है महाप्राण की बात करते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होता है, इसमें 3 अक्षर हैं, अल्प में 3 अक्षर हैं। तो इसमें जो है विषम, विषम संख्या पे जो वर्ण आते हैं किसी भी वर्ग में वो होते हैं अल्प प्राण, यानी पहले, तीसरे और 5वें नंबर पे जो भी वर्ण आएंगे वो सब हो जाएंगे अल्प प्राण। और महाप्राण में, तो महा में 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पे जो है दूसरे और चौथे नंबर पे यानी सम संख्या पर जो आते हैं वो होते हैं महाप्राण। और इसके अलावा अल्प प्राण में जो है अंतस्थ, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा और ला और वा। तो चारों अंतस्थ व्यंजन जो है अल्प प्राण में आते हैं। और इसके अलावा सभी स्वर, सारे स्वर री को छोड़ करके, री को छोड़ करके सारे स्वर जो है आ जाते हैं किसमें, अल्प प्राण में। और इसके अलावा जो है एक उच्छिप्त, एक जो है उच्छिप्त व्यंजन, कौन सा, तो रा, ये भी जो है अल्प प्राण में आता है। और महाप्राण में जो है सारे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन 4 है, कौन कौन से, तो तीनों सा हो जाएंगे और हा। और इसके अलावा एक उच्छिप्त, कौन सा, तो ढा। तो यहाँ पे व्यंजनों की संख्या बतानी है, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्वर को यहाँ पे नहीं लेना है, तो 1, 3, 5 मतलब हर वर्ग में 3 वर्ण हो जाएंगे। और कितने वर्ग हैं, तो 5, तो 5 या 15 ये हो गए, और 15, 4, 19 ये हो गए। स्वर को लेना नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। और अगर उच्छिप्त को लेते हैं तो 20 हो जाएंगे, लेकिन 20 ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो यानी कि यहाँ पे उच्छिप्त को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 19 इसका राइट आंसर है। 15 ये हो गए पहले, तीसरे और 5वें वाले, और अंतस्थ या, रा, ला, वा, तो ये सभी जो है अल्प प्राण में आते हैं। तो 19 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 20 होता तो 20 हम ले सकते थे, तो ऑप्शन में इसी तरह से दिया जाएगा, या तो 19 देगा या 20 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उच्छिप्त को नहीं शामिल किया गया है, तो इसलिए 19 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिए गए हैं तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है।
तो तैरने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तितीर्षा या चिकीर्षा या युयुत्सा या बुभुक्षा? तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। तितीर्षा मतलब तैरने की इच्छा, और चिकीर्षा मतलब क्या होता है? तो चिकीर्षा मतलब कुछ काम करने की इच्छा, कुछ काम करने की इच्छा। और युयुत्सा मतलब क्या होता है? युद्ध करने की, युद्ध करने की इच्छा। और बुभुक्षा मतलब क्या होता है? खाने की इच्छा, खाने की इच्छा यानी कि भूख। ठीक है, तो यहाँ पे तितीर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द आपको बताना है। दिया गया है छति, तो छति ये वाला नहीं होता है छा, इसमें कक्षा वाला छा होता है, छति। ये जो है तत्सम है, और ये है तद्भव, तो ये तो तद्भव हो जाएगा। चोर जो है ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है चौर। सकल, तो सकल हो जाएगा तत्सम, ये जो है तद्भव इसका होता है छिलका, छिलका जो है तद्भव है, और इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा? सकल। और टिटहरी, तो टिटहरी तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा टिट्टिभी, टिट्टिभी जो है टिटहरी का हो जाएगा तत्सम। तो फिलहाल यहाँ पे सकल ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी या संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? देखा है बेइज्जत, तो बे जो उपसर्ग होता है ये उर्दू का उपसर्ग होता है। और बिल्कुल में बिल, बिल जो उपसर्ग होता है ये भी उर्दू का होता है। और नादान में ना, ना उपसर्ग भी उर्दू का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अप जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, तो अपवाद, यहाँ पे अपवाद इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा जो है अप से बने हुए शब्द क्या हो सकते हैं? अप उपसर्ग से बने हुए शब्द अपहरण हो जाएगा, और इसके अलावा जो है अपभ्रंश हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा, या अपकीर्ति हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा, या अपमान। तो अप जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, और इससे जो है कुछ ये शब्द हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? दिया गया है मागधी, मागधी से निकली है बिहारी, बिहारी जो बोली है हिंदी की वो जो है मागधी से निकली है। और बिहारी में कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं? तो इसमें जो है आपकी आ जाती है भोजपुरी, भोजपुरी और मगही, मगही और मैथिली, ये बिहारी बोलियां हैं। और ये सब जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। और सौरसेनी से, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी आ जाती है आपकी, पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां, जिसमें ब्रज भाषा और इसके अलावा जो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सब आ जाती हैं। पश्चिमी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और इसके अलावा जो है राजस्थानी, राजस्थानी में जो है आपका मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये सब आ जाती हैं। और इसके अलावा पहाड़ी, तो पहाड़ी में आपकी बोलियां आ जाती हैं नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब। तो ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये सब सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और अर्धमागधी से निकली है आपकी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इसमें पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आ जाती हैं? अवधी, अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो फिलहाल यहाँ पे खड़ी बोली का पूछा गया था, तो खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, देखा है जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो के लिए एक शब्द होगा। दिया गया है बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि ग्राह्य मतलब बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग, बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। बहुश्रुत, बहुश्रुत मतलब क्या होता है? जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो, तो यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुश्रुत। बहुदर्शी मतलब क्या होता है? बहुदर्शी जिसने बहुत कुछ देखा हो। और बड़वानल, बड़वानल क्या होता है? समुद्र की अग्नि, समुद्र में अगर आग लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? बड़वानल, समुद्र में लगने वाली आग। तो यहाँ पे जो है बहुश्रुत इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? दिया गया है सिक्की,
कलापी, केकी, तमचुक। तो तमचुक होता है मुर्गा का पर्यायवाची होता है तमचुक। बाकी सिखी, कलापी, केकी ये जो है सभी मोर के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा जो है मोर के पर्यायवाची में आप याद रख सकते हैं नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, मेह मतलब बादल, जिसको बादल प्रिय हो, मेह प्रिय। और सारंग जो है कई चीज़ों का पर्यायवाची होता है, तो सारंग हो जाएगा। और इसके अलावा सिखावल और सीतापांग, तो ये जो है कुछ हो जाते हैं मोर के पर्यायवाची। तो फिलहाल यहाँ पे तमचुक इसका राइट आंसर आएगा, जो कि मुर्गा का पर्यायवाची होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण आपको बताना है। अघोष और घोष की बात करते हैं, तो अघोष जो है किसी भी वर्ग में पहले और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं अघोष। और इसके अलावा तीनों सा जो है अघोष होते हैं। और एक जो है आगत व्यंजन, जो कि फा, नुक्ता वाला जो फा होता है, ये होता है अघोष में। और घोष की बात करते हैं तो किसी भी वर्ग में तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं घोष, या इनको सघोष भी बोलते हैं। और इसके अलावा सभी स्वर और उस व्यंजन में तीनों सा हो गए, और हा जो बच जाता है वो हो जाएगा इसमें सभी स्वर और हा। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा चारों अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और एक जो है आगत व्यंजन हो जाएगा। आगत व्यंजन कौन सा? नुक्ता वाला जा। और इसके अलावा दोनों उच्छिष्ट व्यंजन, यानी कि एक जो है ढ़ा हो जाएगा और एक रा। तो ये सभी जो है घोष में आते हैं। अघोष में पहला और दूसरा और तीनों सा और आगत व्यंजन एक फा, ये सभी जो है अघोष में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है डा, टा ठा डा, ये तीसरे नंबर का है। चा छा जा झा, ये चौथे नंबर का है। चा पहले नंबर का, और जा, चा छा जा तीसरे नंबर का। तो पहले दूसरे वाला होता है अघोष, तो यहाँ पे जो है चा इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो सरस्वती पत्रिका जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित की गई थी, और ये जो है इसके संपादक कब बने थे? तो 1903, सी ऑप्शन यहाँ पे 1903 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द तुष्ट का विलोम है? तुष्ट का आपको विलोम बताना है। रुष्ट होगा या धृष्ट होगा या दृष्ट दिया गया है या अधीर। तो रुष्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुष्ट मतलब होता है संतुष्ट और रुष्ट मतलब नाराज, तो रुष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी धृष्ट का विलोम क्या होता है? धृष्ट का विलोम होता है नम्र, और ये है दृष्ट मतलब देखा हुआ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दृष्ट का अदृष्ट हो जाएगा दृष्ट का। और अधीर का क्या हो जाएगा? धीर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्विगु, तो द्विगु में जो है संख्यावाचक होता है पहला पद, तो ये तो होगा नहीं। और अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, तो ये भी नहीं हुआ। कर्मधारय में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, तो ये भी नहीं हुआ। धर्माधर्म का समास विग्रह क्या होगा? धर्म और अधर्म। तो यहाँ पे जो है इनको मिलाते हैं धर्म और अधर्म को, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है, तो इसलिए बन जाता है धर्माधर्म। क्योंकि यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ भी छोटा आ, तो दोनों मिलकर के बड़ा आ हो जाते हैं, तो दीर्घ संधि होती है, इसलिए धर्माधर्म हो जाता है। और इसमें जो है दोनों पद प्रधान है, धर्म और अधर्म, दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों की अपनी प्रधानता है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास हो जाता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी तरह से शीतोष्ण में शीत और उष्ण दोनों जो है पद प्रधान है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। और इसी तरह रात दिन या जो है पाप पुण्य या दाल रोटी, ये सब जो है हो जाते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। तो यहाँ पे द्वंद्व समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इसमें क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की या विशेषण की
या कभी कभी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। 4 भेद होते हैं इसके, चारों यहाँ पे दिए गए हैं। तो परिमाणवाचक में जो है बहुत काफ़ी थोड़ा सा कुछ जो परिमाण का बोध कराते हैं वो जो है परिमाणवाचक हो जाते हैं। रीतिवाचक, तो ये जो है रीति यानी कि तरीके, किसी क्रिया के होने के तरीके का बोध कराते हैं, जैसे कि सावधानी से या धीरे धीरे या जो है आराम से, ये सब हो जाते हैं रीतिवाचक में। कालवाचक में जो है जो समय का बोध कराते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं उनको क्या बोलेंगे, कालवाचक विशेषण। और स्थानवाचक में जो है जो स्थान का बोध कराते हैं, तो यहाँ पे परमात्मा की कृपा सर्वत्र यानी कि हर जगह, तो ये जो है स्थान का बोध करा रहा है इसलिए स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, स्थानवाचक यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष या बहुव्रीहि या द्वंद्व या दुगु। तो नीति निपुण, इसका समास विग्रह क्या होगा, नीति में निपुण, नीति में निपुण। तो जहाँ पे कारक की विभक्ति आ जाती है समास विग्रह करने पर वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष यहाँ पे राइट आंसर आएगा। और कौन सा तत्पुरुष होगा, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि में या पर जो है अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए जो है पदच्युत, पदच्युत, इसमें जो है कौन सा समास होगा, तो इसका जो है समास विग्रह होगा पद से च्युत यानी पद से अलग किया गया। तो इसमें हो जाएगा अपादान, जहाँ पे दूर जाने या अलग होने का बोध होता हो वहाँ पे अगर से आता है तो अपादान कारक होता है वहाँ पे, तो पद से च्युत, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा जो है रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त हो जाएगा इसका समास विग्रह। और यहाँ भी से आ रहा है, तो यहाँ पे अलग होने या दूर जाने का भाव नहीं आ रहा है, रोग से ग्रस्त यानी रोग उसके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करण कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा जो है माखन चोर में बताइए, माखन चोर में कौन सा समास होगा, तो माखन को चुराने वाला, तो को जो है किस कारक की विभक्ति होती है, कर्म, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा जो है देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए जो है संप्रदान कारक, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। देश सेवा बताइए, देश सेवा में जो है क्या होगा, देश सेवा, देश की सेवा, तो यहाँ पे जो है संबंध, संबंध कारक की विभक्ति होती है का की के, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ नीति निपुण में जो है तत्पुरुष होगा, और कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। फिर अगला क्वेश्चन है नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इन या इन या वीन या ना। तो नवीन में जो है नौ में इन जोड़ते हैं तो बन जाता है नवीन, तो यहाँ पे इन प्रत्यय है। और इसके अलावा इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाएंगे कुलीन या प्राचीन, प्राचीन या शालीन, या जो है रंगीन या नमकीन। और लास्ट में जो है ईण आएगा तब भी प्रवीण, तो यहाँ पे ईण प्रत्यय नहीं, ईन ही होगा, प्रवीण में भी ईन प्रत्यय है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ईन प्रत्यय है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है कपिस और कपीस शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो कपिस, कपिस मतलब क्या होता है, कपिस मतलब होता है मटमैला, और कपीस मतलब क्या होता है, हनुमान, हनुमान और सुग्रीव भी होता है कपीस मतलब, हनुमान और सुग्रीव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटमैला जो है एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा, कपिस मतलब मटमैला और कपीस मतलब हनुमान। और इसके अलावा बताइए कृषाणु, कृषाणु और कृषाण का, कृषाणु और कृषाण। और इसके अलावा चरित और चरित्र, चरित और चरित्र में बताइए, और दिनांक और दिनांत। तो कृषाणु मतलब क्या होता है, कृषाणु आग का प्रयाची होता है, कृषाण मतलब आग, और कृषाण मतलब क्या होता है, किसान। चरित्र मतलब क्या होता है, जीवनी, और चरित्र मतलब क्या होता है, आचरण। दिनांक मतलब क्या होता है, तारीख होता है, और दिनांत मतलब क्या होता है, दिन का अंत यानी कि शाम। तो यहाँ पे फिलहाल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है बताना है। कन्नड़, नेपाली, मिजो और सिंधी। तो 8वीं अनुसूची जो संविधान की है उसमें जो है भाषाएं दी गई हैं। तो कन्नड़ और नेपाली और सिंधी ये जो है 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, मिजो नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, और फिर जो है बाद में जोड़ी गई हैं। कैसे कैसे जोड़ी गई हैं? तो 1967 में 21वां संशोधन हुआ था। 21वां संशोधन जिसके द्वारा जो है एक भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी। और फिर जो है 1992 में 71वां संशोधन हुआ था, और जिसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक का आप याद रखेंगे, तो ना से हो जाएगा नेपाली, और मा से हो जाएगा मणिपुरी, और का से हो जाएगा कोंकणी। तो ये जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा, और फिर जो है 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संशोधन के द्वारा। और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसको याद रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, MSDB। तो M से हो जाएगा आपका मैथिली, और S से हो जाएगा संथाली, और D से हो जाएगा डोगरी, और B से हो जाएगा बोडो। तो इस तरह से जो है 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, सिंधी, और ये जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मिजो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुंडल और कुंतल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो कुंडल मतलब आपको पता है कान का आभूषण, इन तीनों में दिए गए हैं। और कुंतल मतलब क्या होता है? कुंतल मतलब होता है सिर के बाल। तो यहाँ पे जो है सिर के बाल इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, कान का आभूषण और सिर के बाल। और इसके अलावा बताइए जो है तरणी, और एक होता है तरणी, और परुष और पुरुष, और इसके अलावा जो है कलील और कलिल। तो यहाँ पे जो है तरणी मतलब क्या होता है? तरणी मतलब नौका होता है या नाव, और तरणी ये वाला जो है तरणी इसका मतलब होता है सूर्य। और परुष मतलब क्या होता है? परुष मतलब होता है कठोर, और पुरुष मतलब तो आदमी हो जाएगा। कलील मतलब क्या होता है? घोड़ा, और कलिल मतलब क्या होता है? कलिल मतलब मिश्रित। तो फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन कुंडल और कुंतल का क्या हो जाएगा? कान का आभूषण और सिर के बाल। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप दिए गए श्रवण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दिए गए श्राधन वन, तो ये नहीं होगा, श्रोधन अन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, श्रोधन अन। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो अयादि संधि। अयादि संधि यहाँ पे हो जाएगी। इसका रूल क्या होता है? तो लिख लेंगे ए और ओ और औ। ए का मेल होगा, इन सब का मेल जो है आ से होगा, छोटा आ से। तो ए और आ मिलकर के क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। जैसे कि ने धन अन, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ है, तो ए और आ मिलकर के क्या बन जाता है? अय, तो बन जाता है नयन। यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा नयन। और अय धन आ मिलकर के क्या बनेगा? आय बनेगा। जैसे कि विधेय धन अक, तो यहाँ पे अय हो गया, यहाँ पे आ हो गया, तो ये बन जाता है विधायक। यहाँ पे विधायक बोलेंगे तो आय की साउंड आएगी यहाँ पे। और ओ धन आ क्या बनेगा? औ। जैसे कि पो धन अन होता है, ओ धन अन क्या बन जाता है? पवन। या श्रोधन अन, तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आ, तो बन गया औ, तो बन गया श्रवण। और अवधन आ, तो इसमें जो है क्या बनेगा? आओ बनेगा। जैसे कि पौ धन अन या पौधन अक, पौधन अन होता है पावन, और पौधन अक क्या हो जाएगा? पावन, सॉरी पावक। तो यहाँ पे आओ की साउंड आ रही है, तो आओ बन जाता है और आ मिला करके। ठीक है, तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपको या वा के पहले अगर पूरा अक्षर मिल जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है
होती है अयादि संधि। अगर आधा अक्षर मिल जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर यण संधि होते हैं। तो यहाँ पे जो है श्रवण में वा के पहले पूरा अक्षर है, तो इसलिए जो है यहाँ पे श्रोधन अन अयादि संधि हो जाएगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आब का अर्थ नहीं है? तो अनेकार्थक शब्द का यहाँ पे क्वेश्चन है। आब का इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है? आब का अर्थ होता है पानी भी होता है, और चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, और आब का अर्थ इसके अलावा जो है छवि भी होता है, छवि भी होता है आब का अर्थ, और शोभा भी होता है। ठीक है, तो ये सब जो है आब के अर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आरंभ, आरंभ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आरंभ जो है आब का अर्थ नहीं होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको पत्र लेखन से क्वेश्चन दिए गए हैं। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित पत्र है। दिए गए परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या अर्ध सरकारी पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र ये जो है सरकारी पत्र ही होते हैं, यानी सरकारी कामकाज के लिए ही ये पत्र प्रयोग किए जाते हैं। इनको अर्ध शासकीय पत्र भी बोलते हैं। तो ये जो है शासकीय पत्र की ही तरह होते हैं, लेकिन कम औपचारिक होते हैं। शासकीय पत्र जो है एकदम फॉर्मल होते हैं, यानी कि औपचारिक होते हैं, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र जो है कम औपचारिक होते हैं, और इसमें जो है व्यक्तिगत नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कि प्रिय लगा करके जो भी नाम है, प्रिय शर्मा जी, इस तरह से संबोधित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है कम फॉर्मल होता है, कम औपचारिक होता है। तो यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना या इसको विज्ञप्ति भी बोलते हैं, विज्ञप्ति। तो किसी अधिकारी की नियुक्ति या स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति से संबंधित अगर कोई सूचना प्रकाशित करनी है तो उसको क्या बोलेंगे? अधिसूचना या विज्ञप्ति। और ये जो है प्रकाशित होती है अक्सर राजपत्र या गजट में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, राजपत्र या गजट में। फिर दोस्तों अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो पूर्व में प्रेषित यानी पहले भेजा गया जो पत्र है उसका स्मरण दिलाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए जो भेजा जाता है पत्र, उसको क्या बोलते हैं? निमंत्रण पत्र बोलते हैं, या परिपत्र बोलते हैं, या अनुस्मारक। तो अनुस्मारक इसका राइट आंसर रहेगा। तो याद दिलाने के लिए आपने कोई पहले पत्र भेजा लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया, फिर आपको याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र भेजना है, तो आप क्या भेजेंगे? अनुस्मारक भेजेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।